चैप्टर पंचायत। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पंचायत की इम्पोर्टेंट हमारे लोकल गवर्नेंस में है और ये सेल्फ गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिससे ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक फॉर्मल मैकेनिज्म बन गया। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है, जिसमें विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंक्लूड है। लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है जो 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के 5th एंट्री में आता है। मतलब हर स्टेट को अपने लेवल पर लोकल गवर्नेंस स्टेब्लिश करने का पावर है, लेकिन सेंटर कुछ गाइडलाइंस दे सकता है। आर्टिकल 40 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उन्हें ऐसे पावर देना है जो उन्हें सेल्फ गवर्नेंस के यूनिट बनाने में मदद करे। ये आर्टिकल पंचायत को एम्पावर करने की बात करता है ताकि वो अपने लोकल इशू को इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। फर्स्ट, पंचायती राज। नागौर, राजस्थान में 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। ये जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव पर था और इसे पंचायती राज का पहला एक्सपेरिमेंटल किया गया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अर्बन एरिया के लिए जैसे म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सिटीज को मैनेज करते हैं। लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन 1882। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। उन्होंने 1882 में मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन पास किया था। इस रिजोल्यूशन का एम था कि लोकल बॉडीज को सेल्फ गवर्नेंस देना, जिससे उन्हें अपने लोकल इशू को सॉल्व करने की अथॉरिटी मिले। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज का इवोल्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। ये कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। आइए समझते हैं कमिटीज को। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। ये कमेटी 1957 में बनाई गई थी ताकि कमिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 को इवेल्युएट किया जा सके। ये प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे। रिकमेंडेशंस की बात करें तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। कमेटी ने 3 टायर सिस्टम का सजेशन दिया, जिसमें विलेज पंचायत समिति और जिला परिषद इंक्लूड होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर विलेज पंचायत। विलेज लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोकल पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट चूज कर सके। पंचायत समिति जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और जिला परिषद जो कि एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है के मेंबर को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए। जिला परिषद का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। फ्यूचर में और ज्यादा पावर लोकल बॉडीज को देने की बात की गई थी। अब बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी 1977। ये कमेटी 1977 में बनाई गई थी जब पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन हो गया था। कमेटी ने 132 रिकमेंडेशंस दिए थे ताकि सिस्टम को रिवाइव किया जा सके। आइए इनके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। इस कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करते हुए 2 टायर सिस्टम को सजेशन दिया, जिससे जिला परिषद और मंडल पंचायत होंगे। अब अशोक मेहता कमेटी 1977 को देखते हैं। ये कमेटी 1977 में बनाई गई थी जब पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन हो गया था। कमेटी ने 132 रिकमेंडेशंस दिए थे ताकि सिस्टम को रिवाइव किया जा सके। आइए इसके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। इस कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करते हुए 2 टायर सिस्टम का सजेशन दिया, जिसमें जिला परिषद
और मंडल पंचायत होंगे। डिस्ट्रिक्ट को डिसेंट्रलाइजेशन का पहला पॉइंट बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सोशल ऑडिट करवाने चाहिए ताकि उनकी फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए टैक्सेशन पावर मिलनी चाहिए। पंचायत इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सुपरसीड नहीं करना चाहिए। न्याय पंचायत का सजेशन दिया गया था जिसमें क्वालिफाइड जज होते जो लोकल डिस्प्यूट को सॉल्व करते। डेवलपमेंटल फंक्शंस को जिला परिषद के सीईओ के पास ट्रांसफर करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेगुलेटर और रेवेन्यू फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में पंचायती राज के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट का रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर होना चाहिए। अब बात करते हैं दंतेवाला कमेटी 1977 ब्लॉक लेवल प्लानिंग का एवेल्युएशन। रिकमेंडेशंस को देखते हैं। ब्लॉक लेवल प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने की जरूरत थी ताकि हर ब्लॉक को अपने डेवलपमेंट प्लान्स को बनाने का अथॉरिटी मिले। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को प्रमोट करना था जिसमें लोकल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। हनुमंथा राव कमेटी 1984 इसका फोकस था डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे। इसके रिकमेंडेशंस थे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी को क्रिएट करना जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मिनिस्टर के अंदर काम करे। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग को स्ट्रेंथन करना ताकि लोकल नीड्स को इफिशिएंटली एड्रेस किया जा सके। अब GVK राव कमेटी 1985 इसकी फोकस थी रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पर। इसके रिकमेंडेशंस थे जिला परिषद को पाइवोटल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी ताकि डेवलपमेंट और प्लानिंग का मेन सेंटर बना रहे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहिए। क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का सजेशन दिया गया था जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ओवरसी करे। कमेटी ने कहा कि PRIs को ब्यूरोक्रेटाइज किया गया है और उन्हें अपने रूट्स से दूर कर दिया गया है, इसलिए उन्हें ग्रास विदाउट रूट कहा गया। अब LM सिंघवी कमेटी 1986 इसका फोकस था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके रिकमेंडेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना था PRI को ताकि उनका स्टेटस और पावर लीगली स्टेब्लिश हो सके। 3 टायर सिस्टम को सपोर्ट किया गया जिसमें जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग और डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। न्याय पंचायत का सजेशन दिया गया जो एक क्लस्टर ऑफ विलेज को हैंडल कर सके। ग्राम पंचायत को ज्यादा विएबल बनाने की बात की गई ताकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इम्बॉडीमेंट बन सके। ट्राइब्यूनल्स फॉर PRI इशू को स्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशंस दी ताकि PRIs के इशू को इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जा सके। अब थुंगोन कमेटी 1988 इसका फोकस था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर पे। इसकी रिकमेंडेशंस को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना था PRI को। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को सपोर्ट किया गया। जिला परिषद को प्लानिंग और डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। फिक्स्ड टेन्यूर ऑफ 5 ईयर फॉर पंचायती राज बॉडी बनाया गया। रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर SC/STs और वुमेन अक्रॉस ऑल 3 लेवल। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में स्टेब्लिश करना। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्टेट लेवल पर स्टेब्लिश करना। अब गडगिल कमेटी 1988 इसका फोकस था इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर। इसके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था PRI को। 3 टायर सिस्टम को सपोर्ट किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेंबर एट ऑल 3 लेवल पर ऑफ पंचायत। रिजर्वेशन फॉर SC/STs एंड वुमेन को इंश्योर करना। पावर टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट ड्यूटीज को PRI को दिया जाना चाहिए था। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। जिला परिषद
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होती है जो प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम करती है। इसका रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयर करना होता है। न्याय पंचायत, ये एक जुडिशियल बॉडी होती है जो लोकल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है। थ्री टायर सिस्टम, ये सिस्टम विलेज पंचायत समिति और जिला परिषद को इंक्लूड करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये कमीशन हर स्टेट में होता है जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट और फंड एलोकेशन को इंश्योर करता है। अब बात करते हैं पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास किया गया। इससे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला और पंचायत को अपनी अथॉरिटी और पावर दिए गए। इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक थ्री टायर स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। इस अमेंडमेंट के बाद पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक प्रोविजन दिए गए। इसके अलावा 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया, जो 29 फंक्शनल आइटम को लिस्ट करता है, जिनके लिए पंचायत को पावर दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 243 जी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत को डिफाइन करता है। इस आर्टिकल के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर को पंचायत को फंक्शनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने का पावर दिया गया। आर्टिकल 243H पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड ऑफ पंचायत को रेगुलेट करता है। पंचायत को अपनी रेवेन्यू जनरेट करने और टैक्स इम्पोज करने का पावर दिया गया है। आर्टिकल 243I फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है, जो हर स्टेट में पंचायत के लिए फंड का डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन डिसाइड करता है। अब ग्राम सभा, आर्टिकल 243A आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्हें ऐसा पावर देना चाहिए जो उन्हें सेल्फ गवर्नेंस के रूप में काम करने में मदद करे। ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंबल माना गया है। ग्राम सभा में विलेज के सारे रजिस्टर्ड वोटर मेंबर होते हैं और उनके फंक्शन को स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करते हैं। जैसे ग्राम सभा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जहां सभी लोग अपने लोकल इशू पर डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर किसी गांव में वाटर स्कार्सिटी का इशू है, तो ग्राम सभा में इस पर बात होती है और सोल्यूशन निकाला जाता है। अब थ्री टायर पंचायत सिस्टम को देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम को थ्री टायर स्ट्रक्चर दिया गया है, जो हर लेवल पर पंचायत को एम्पावर करता है। यह सिस्टम यूनिफॉर्म है, जो पूरे देश में अप्लाई होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे विलेज लेवल, ग्राम पंचायत होती है जो विलेज के लोकल इशू को हैंडल करती है। इंटरमीडिएट लेवल, पंचायत समिति होती है जो एक लेवल ऊपर का बॉडी होती है और ग्राम पंचायत के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम करती है। एक्सेप्शंस, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो इंटरमीडिएट लेवल यानी कि पंचायत समिति नहीं बनाई जाती। अब डायरेक्ट इलेक्शन एंड चेयरमैन इलेक्शन को देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन सभी लेवल पर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। चेयरपर्सन का इलेक्शन विलेज लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग होता है। बाकी लेवल पर चेयरपर्सन का इलेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। रिजर्वेशन इन पंचायत, आर्टिकल 243D SC, ST और वुमेन के लिए सीट और चेयरपर्सन ऑफिसेस में रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर SC, ST, ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को एक्सेप्शन दिया गया है 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत। वुमेन रिजर्वेशन 1/3 सीट एंड चेयरपर्सन ऑफिसेस में रिजर्वेशन दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन आर्टिकल 334 के अंदर 80 ईयर्स तक वैलिड है, जो अभी 2030 तक है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243E। पंचायत का टेन्यूर 5 साल का होता है, लेकिन पंचायत को अपने टर्म के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर पंचायत को अपने टेन्यूर कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व कर दिया जाए तो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है।
आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। पंचायत का ड्यूरेशन 5 साल होता है, लेकिन अगर पंचायत को प्री मेच्योरली डिसॉल्व किया जाता है तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन करना जरूरी होता है। अगर डिसोल्यूशन के बाद जो पीरियड बचा हो, यानी जो पंचायत का टर्म होता है 6 मंथ से कम है, तो नई इलेक्शन नहीं होती। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के बाद पंचायत को फुल 5 ईयर का टर्म नहीं मिलता, बल्कि जो रिमाइंडर पीरियड बचा होता है उतना ही टर्म मिलता है। जैसे अगर एक पंचायत को 2 ईयर के बाद डिसॉल्व कर दिया जाए तो नई पंचायत को 3 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाएगा, 5 ईयर के लिए नहीं। अब डिस्क्वालिफिकेशन को देखते हैं। आर्टिकल 243F। आर्टिकल 243F कहता है कि पंचायत के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो स्टेट के लॉ के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन हो सकता है स्टेट के लॉज या इलेक्शन रिलेटेड लॉज। ये रूल हर स्टेट में अलग हो सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की एज 21 ईयर हो तो वो पंचायत इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, चाहे वो 25 ईयर का ना हो। एग्जाम्पल, अगर कोई 21 ईयर का कैंडिडेट है तो वो पंचायत का मेंबर बन सकता है, चाहे उसकी एज 25 ना हो। डिस्क्वालिफिकेशन अथॉरिटी। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर के रूल के हिसाब से एक अथॉरिटी के पास होता है जो डिसाइड करता है कि किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। जैसे अगर किसी पंचायत मेंबर ने करप्शन या क्रिमिनल एक्टिविटीज की है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्क्वालिफिकेशन अथॉरिटी अपॉइंट करती है जो इस डिसीजन को फाइनल करती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, जब पंचायत अपने टर्म के बीच में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उससे प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर टाइम कम हो तो इलेक्शन नहीं होते। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी मेंबर ने रूल्स को वायलेट किया हो तो वो एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी डिसाइड करती है जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस को हैंडल करती है। अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 के। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करना। हर स्टेट में अपना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है और उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक उनके रिमूवल का रीजन हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के तरीके से ना हो। एग्जाम्पल, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं किया तो उसे ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर ऑफ हाई कोर्ट जज के रिमूव किया जा सकता है। ये इसलिए होता है ताकि स्टेट इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस रहे और कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। टेन्योर एंड कंडीशन को देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के टेन्योर और सर्विसेज कंडीशन को गवर्नर डिसाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपनी काम में इंटरफेरेंस ना हो। बार टू इंफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर। आर्टिकल 243O। आर्टिकल 243O कहता है कि पंचायत इलेक्शन में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, मतलब पंचायत के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, एक्सेप्ट इलेक्शन पिटीशन के थ्रू जो स्टेट लेजिस्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग हो। की पॉइंट्स को देखते हैं। कोर्ट इंटरफेरेंस, कोर्ट को पंचायत के इलेक्शन मैटर में इंटरफेयर करने से मना है। अगर किसी इलेक्शन को चैलेंज करना है तो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही किया जा सकता है, और ये पिटीशन स्टेट लेजिस्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करनी होती है। जैसे अगर किसी पंचायत इलेक्शन में वोटिंग फ्रॉड या माल प्रैक्टिस होता है तो उस इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही उसको रिव्यू करवाया जा सकता है। डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन या सीट का अलॉटमेंट भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन पिटीशन ना हो। इससे पंचायत इलेक्शन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब पावर, फंक्शन एंड फाइनेंस ऑफ पंचायत को देखते हैं।
पंचायत को अपने फंक्शन और पावर को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर होता है कि वो पंचायत को जरूरी पावर और अथॉरिटी दे सकता है ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली कर सके। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। फंक्शन: स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को 29 मैटर दे सकती है जो 11th शेड्यूल में लिस्टेड है। ये मैटर इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। फाइनेंस: पंचायत को टैक्स, ड्यूटीज, टोल कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को फंड प्रोवाइड कर सकती है जैसे ग्रांट इन एड और फंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया और उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट किया। इस एक्ट में कुछ कंपल्सरी प्रोविजन है जो हर स्टेट को फॉलो करने होते हैं। आइए देखते हैं। ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन: ग्राम सभा को हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज में ऑर्गेनाइज करना कंपल्सरी है। ग्राम सभा में सभी रजिस्टर्ड वोटर मेंबर होते हैं और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंबल है। पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट: पंचायत को विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश करना जरूरी है। डायरेक्ट इलेक्शन: डायरेक्ट इलेक्शन हर पंचायत लेवल पर यानी कि विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना जरूरी है। मतलब वोटर डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर चेयरमैन: इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। मतलब चेयरपर्सन को इलेक्ट करने के लिए मेंबर ऑफ पंचायत वोटिंग करते हैं। मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन: 21 ईयर को मिनिमम एज रखी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति पंचायत इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, SC एंड ST: 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है और SC ST के लिए भी रिजर्व है। टेन्यूर ऑफ पंचायत: पंचायत के टेन्यूर 5 साल होते हैं। अगर पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो 6 मंथ के अंदर नए इलेक्शन होने चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन: स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करने का काम दिया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन: स्टेट फाइनेंस कमीशन को पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन के रिव्यू करने का होता है हर 5 साल में। अब वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। कुछ प्रोविजन वॉलंटरी हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर पर डिपेंड करते हैं। ये प्रोविजन पंचायत को ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी देने के लिए होते हैं। जैसे ग्राम सभा को पावर और फंक्शन: ग्राम सभा को पंचायत लेवल पर कुछ फंक्शन और पावर दिया जा सकता है। जैसे अगर किसी विलेज में रोड रिपेयर का काम है तो ग्राम सभा डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। चेयरपर्सन इलेक्शन: विलेज पंचायत के चेयरपर्सन को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है किस तरीके से इलेक्शन होगा। अगर एक स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है तो विलेज पंचायत का चेयरपर्सन डायरेक्ट इलेक्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन इन हायर लेवल: चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत को इंटरमीडिएट पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ MPs एंड MLA: मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को पंचायत में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस: बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट रिजर्व की जा सकती है। ऑटोनॉमी एंड पावर फॉर पंचायत: पंचायत को ज्यादा ऑटोनॉमी और पावर देने का प्रोविजन है जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान बनाने का पावर। फाइनेंशियल पावर: पंचायत को टैक्स, ड्यूटीज, टोल कलेक्ट करने की पावर दी जा सकती है। ग्रांट इन एड एंड स्टेट फंड: स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को ग्रांट इन एड दे सकते हैं। जैसे अगर एक विलेज पंचायत को स्कूल बिल्डिंग रिपेयर के लिए पैसा चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट उसको ग्रांट इन एड दे सकती है। अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243I। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करता है। आर्टिकल 243I के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद बनाया जाता है ताकि वो पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करे और उनके लिए नेसेसरी रिकमेंडेशंस दे सके। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं।
कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। गवर्नर को हर 5 साल बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी होती है। कमीशन को पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना होता है और रिकमेंडेशन देना होता है। जैसे अगर किसी स्टेट में विलेज पंचायत को फंड की कमी है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि उनको ज्यादा फंड दिए जाए। अब रिकमेंडेशंस बाय द कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, टोल एंड फीस। कमीशन स्टेट और पंचायत के बीच टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगी। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट रोड टोल कलेक्ट करती है तो कमीशन डिसाइड करेगी कि उसका कितना हिस्सा विलेज पंचायत को मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, टोल एंड फीस फॉर पंचायत। कमीशन ये भी डिसाइड करेगी कि कौन सी टैक्स, ड्यूटीज, टोल और फी पंचायत को असाइन की जा सकती है। जैसे विलेज पंचायत को वाटर सप्लाई के लिए वाटर टैक्स चार्ज करने का अधिकार दिया जा सकता है। ग्रांट्स इन एड। कमीशन पंचायत को ग्रांट्स इन एड देने की रिकमेंडेशंस करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। अब कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन को देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा और उसके मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगे। जैसे कमीशन में फाइनेंस एक्सपर्ट या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जो पंचायत के फाइनेंशियल इशू को समझ सके। सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन। कमीशन अपने रिकमेंडेशंस को गवर्नर के पास भेजता है। गवर्नर के पास ये रिकमेंडेशंस स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उसके साथ होती है। रोल ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को देखते हैं। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने और पंचायत के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने के लिए मेजर रिकमेंड कर सकता है। जैसे अगर किसी स्टेट में पंचायत को फंड की कमी हो तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन स्टेट को एडिशनल फंड एलोकेट करने की रिकमेंडेशन दे सकता है। अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत को देखते हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, आर्टिकल 243 एंड। एग्जिस्टिंग लॉ जो पंचायत के लिए अब तक अप्लीकेबल है वो 1 साल तक चलेगा जब तक 73rd अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते। जैसे अगर एक स्टेट में पहले से कोई पंचायत लॉ था तो वो लॉ 1 ईयर तक चल सकता है। ऑडिट एंड अकाउंटेबल, आर्टिकल 243(j). ऑडिट और अकाउंट का सिस्टम स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। पंचायत के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ऑडिट करना जरूरी होता है ताकि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 243(l). पंचायत के प्रोविजन यूनियन टेरिटरीज पर भी अप्लाई होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन एरियाज। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे स्टेट को पंचायत के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करते हैं। पेशा एक्ट 1996। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, पेशा एक्ट को पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया जिसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अब बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेशा एक्ट 1996 को डिटेल में। पेशा एक्ट 1996 को पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि शेड्यूल एरिया में पंचायत राज के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके लेकिन कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ। ये एक्ट 5th शेड्यूल के एरिया में पंचायत के फंक्शनिंग को एलाइ करता है लेकिन उनकी कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेशन इन लाइन विथ कस्टमरी लॉज। शेड्यूल एरिया में जो पंचायत लॉ बनाए जाएंगे वो कस्टमरी लॉज, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए। जैसे अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी का अपना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्स है तो पंचायत लॉ उस ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करेगा और उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा। विलेज एज ए यूनिट। विलेज को एक हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ
हैबिटेशंस के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसमें कम्युनिटी अपने अफेयर को अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग मैनेज करती है। जैसे एक ट्राइबल विलेज में विलेजर अपने लोकल रिसोर्सेज को अपनी कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग मैनेज करता है, जैसे वाटर बॉडीज या कॉमन लैंड्स। ग्राम सभा ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट हर विलेज में होना चाहिए। ये इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर्ड सभी लोगों का असेंबली होता है जो विलेज लेवल पर पंचायत के इलेक्शन में वोट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम सभा को देखते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ग्राम सभा को अपने कम्युनिटी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे कि कल्चरल आइडेंटिटी और कम्युनल रिसोर्सेज को सेफगार्ड। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ग्राम सभा अपने डिस्प्यूट्स को कस्टमरी मेथड से रिजॉल्व करती है। ये एक ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम है जो मॉडर्न कोर्ट के बजाय अपनी लोकल कस्टम्स के थ्रू काम करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज ग्राम सभा को बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जिसे वो अपने प्लान और स्कीम्स के लिए अप्रूव करते हैं। अप्रूवल ऑफ प्लान्स ग्राम सभा को प्लान्स, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का होता है जो पंचायत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हर विलेज पंचायत को ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना होता है जो फंड एलोकेट किए गए थे वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हो। अब पंचायत एट विलेज लेवल को देखते हैं। पंचायत को ग्राम सभा से अप्रूवल लेना होता है ताकि वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यह सिस्टम पंचायत को अकाउंटेबल बनाता है और इंश्योर करता है कि फंड और रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब वाई पेसा एक्ट इम्पोर्टेंट। रेस्पेक्ट फॉर ट्राइबल ऑटोनॉमी पेसा एक्ट का मेन एम है ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी कल्चर आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने का अधिकार मिले। इससे उनकी ऑटोनॉमी को सेफगार्ड किया जाता है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस पेसा एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को प्रमोट किया गया है। ये इंश्योर करता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे अगर एक ट्राइबल एरिया में रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना है तो ग्राम सभा को उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का अथॉरिटी मिलेगा जो लोकल नीड्स को ज़्यादा समझता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पेसा एक्ट से ट्राइबल एरिया में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, जिसमें उनकी लोकल रिसोर्सेस और नीड्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो ट्राइबल एरिया में चलाए जा रहे हैं वो उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन एंड पावर इन शेड्यूल एरिया अंडर द पेसा एक्ट। द पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट का एम है कि शेड्यूल एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी को अपने लोकल गवर्नेंस और रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिले। ये ट्राइबल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है और उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करता है। आइए की प्रोविजंस ऑफ द पेसा एक्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड पावर को देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत शेड्यूल एरिया में पंचायत में सीट की रिजर्वेशन कम्युनिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से होगी। ये इंश्योर करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर एक शेड्यूल एरिया में एसटी पॉपुलेशन 40% है तो पंचायत सीट में 40% रिजर्वेशन होगा, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। चेयरपर्सन रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब पंचायत के चेयरपर्सन को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है, जो हर लेवल पर एप्लीकेबल है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत पर। नॉमिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन पंचायत अगर शेड्यूल ट्राइब का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी लेवल पर तो स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल ट्राइब्स को नॉमिनेट करने का अधिकार है, लेकिन टोटल मेंबर का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा रोल इन लैंड एक्वाइजेशन को देखते हैं। ग्राम सभा को शेड्यूल एरिया में किसी भी लैंड एक्वाइजेशन के लिए कंसल्ट किया जाएगा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या रीसेटलमेंट के लिए हो। एग्जाम्पल, अगर एक ट्राइबल एरिया में रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर्ड करना है
तो ग्राम सभा की अप्रूवल लेना जरूरी होगा। अब माइनर वाटर बॉडीज मैनेजमेंट। माइनर वाटर बॉडीज यानी कि जैसे स्मॉल पॉन्ड, लेक्स का प्लानिंग और मैनेजमेंट पंचायत को दिया गया है जो शेड्यूल एरियाज में है। जैसे अगर एक ट्राइबल विलेज में एक स्मॉल लेक है तो पंचायत को उसका मैनेजमेंट करने का पावर मिलेगा, जैसे उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस करना हो। रिकमेंडेशंस फॉर माइनिंग लाइसेंस। ग्राम सभा या पंचायत की रिकमेंडेशंस मैंडेटरी है जब माइनर मिनरल के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीजेस दिया जा रहे हो। जैसे अगर एक ट्राइबल एरिया में मिनरल एक्सप्लोरेशन का प्लान है तो ग्राम सभा की अप्रूवल लेना जरूरी है। पावर टू रेगुलेट इंटॉक्सिकेंट एंड मनी लेंडिंग। पंचायत को शेड्यूल एरिया में इंटॉक्सिकेंट के सेल और कंजप्शंस को रेगुलेट करने का पावर दिया गया है। साथ ही मनी लेंडिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज। पंचायत को लोकल प्लान और रिसोर्सेज पर कंट्रोल दिया गया है, इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स। ये इंश्योर करता है कि ट्राइबल नीड्स को प्रायोरिटी मिले। जैसे अगर एक ट्राइबल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी की जरूरत है तो पंचायत को उस एरिया के लिए प्लान बनाना और रिसोर्सेज एलोकेट करने का अधिकार हो। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हायर लेवल पंचायत। स्टेट लेजिस्लेशन को इंश्योर करना होगा कि हायर लेवल पंचायत जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोअर लेवल पंचायत जैसे विलेज लेवल की पावर को अवसर ना करें। इससे लोकल ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होती है। जैसे अगर एक विलेज पंचायत अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को उसके डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अलाइनमेंट विथ 6 शेड्यूल। पेशा एक्ट में कहा गया है कि शेड्यूल एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को 6 शेड्यूल के मॉडल के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। 6 शेड्यूल की तरह ट्राइबल एरिया को अपने कस्टमरी लॉ और सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मिलता है। सेसेशन ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट लॉ। अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ पैसा एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट है तो वो 1 ईयर के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है। इनके लिए अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं जिनके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपने ऑपरेशन को फंड करते हैं। सेकेंड ARC यानी कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इन रेवेन्यू सोर्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए रेवेन्यू सोर्सेस फॉर PIR देखते हैं। ग्रांट फॉर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट PRI को मिलते हैं जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड होते हैं। जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि PRI को स्पेसिफिक फंड दिए जाए जो उनके डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जा सके। यह इंश्योर करता है कि PRI को सफिशिएंट फंड मिले ताकि वो अपने लोकल डेवलपमेंट वर्क इफिशिएंटली कर सके। अब डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243I। स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड PRI को मिलते हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर होते हैं। डिवोल्यूशन का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को PRI को ट्रांसफर करे ताकि वो लोकल नीड्स को बेटर एड्रेस कर सके। अब लॉन्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी लोन या ग्रांट भी PRI को देती है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट PRI को स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड एडिशनल सेंटर्ड असिस्टेंस। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एडिशनल सेंटर असिस्टेंट के थ्रू भी PRI को स्पेसिफिक फंड मिलते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे स्कीम में पंचायत को फंड
मिलते हैं ताकि वो लोकल एरिया में क्लीननेस या रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सके। ये स्कीम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होती है और लोकल बॉडीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एलोकेट की जाती है। अब इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पंचायत अपने इंटरनल रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन से पंचायत को अपने लोकल गवर्नेंस को सस्टेन करने का पावर मिलता है, बिना स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हुए। अब कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कमिटीज बनाई गई है, जो उनके स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। ये कमेटी पॉलिसी और रिफॉर्म को गाइड करती है। 2001 टास्क फोर्स ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये टास्क फोर्स का काम था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर और फंक्शन डेवलप करने की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। 2005 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्लानिंग एट ग्रासरूट लेवल। इस ग्रुप का मेन फोकस था ग्रासरूट लेवल पर प्लानिंग को इम्प्रूव करना। इसका ऑब्जेक्टिव था कि लोकल नीड को बेटर अंडरस्टैंड करके इफेक्टिव प्लानिंग की जा सके। 2008 टास्क फोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए मैनुअल फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ललित माथुर, बी रामाचंद्रन, राजवंत संधू। इस टास्क ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए एक मैनुअल प्रिपेयर किया था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। अब 2010 कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ DRDA यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, भी रामाचंद्रन। इस कमेटी का काम था DRDA को रिस्ट्रक्चर करना ताकि रूरल डेवलपमेंट को बेटर मैनेज किया जा सके। 2012 एक्सपर्ट कमेटी ऑन लीवरेजिंग पंचायत फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स था कि पंचायत को एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में लीवरेज किया जा सके। जैसे ये कमेटी पंचायत को पब्लिक गुड्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन की डिलीवरी में एफिशिएंट बनाने के लिए रिफॉर्म रिकमेंड करती है।